सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। देखिए, आज हम लोग क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी के क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। इस बार जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग आज टैकल करेंगे। पॉलिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो जो टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप समझेंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स को मैं समझाऊंगा। तो आपको आज जो हम लेक्चर में पढ़ रहे हैं उसमें पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो पॉलिटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आपको क्लियर करूंगा, उनके क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो इससे हमें ये समझ में आएगा कि हमें जो 2025 का जो एग्जामिनेशन है उसे कैसे डील करना है, या आगे जो यूपीएससी के एग्जाम्स आ रहे हैं उनको कैसे डील करना है, वहाँ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिए आप क्वेश्चन को। तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पॉलिटी के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। पॉलिटी मीन्स राज्य व्यवस्था। पॉलिटी में देखिए जो क्वेश्चन है ये आपको दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है विद रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। मतलब ये किसके बारे में बात की जा रही है? लोकसभा के स्पीकर के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कौन से द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट्स हैं उनको आपको ध्यान देना है। While any resolution for the removal of the speaker of the लोक सभा is under consideration। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब लोकसभा में ऐसा संकल्प लाया गया हो जिसमें लोकसभा का जो स्पीकर है उसको हटाने की बात चल रही है। बात समझ में आई कि जब लोकसभा के स्पीकर को हटाए जाने की बात चल रही हो लोकसभा में, तो क्या पूछा जाएगा? तब यहाँ पे जो है ये जो कंडीशन दी गई है इसमें बताया गया तब क्या स्थिति जो है वो होगी। देखो, तो इसमें लिखा गया है ही सी शैल नॉट प्रिसाइड। वो उसकी अध्यक्षता नहीं करेगा, वो उसको प्रिसाइड नहीं करेगा। देखो, लोकसभा की जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती है उसको स्पीकर जो है क्या करता है? स्पीकर उसको प्रिसाइड करता है। ये सबको मालूम होगा, आप सबको, है ना। लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो उसका क्या होता है? हेड होता है लोकसभा का। तो लोकसभा की जो प्रोसीडिंग्स होती है उन सबको लोकसभा स्पीकर सुनता है। लेकिन यहाँ पे बात क्या की गई है? यहाँ पे बात ये की गई है कि जब लोकसभा के स्पीकर को ही हटाने की बात चल रही है तो क्या होगा? तो ध्यान रखना, तब कभी भी तो वो प्रिसाइड नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि मामला क्या चल रहा है? उसके अगेंस्ट चल रहा है। जब उसके अगेंस्ट ही चल रहा है तो प्रिसाइड नहीं करेगा। समझ में आ गया? मतलब वो उसकी अध्यक्षता नहीं करेगा। तो देखो, ये वाला जो ऑप्शन है ये क्या हो गया? ऑप्शन, ये ऑप्शन सही हो गया, ये उसकी अध्यक्षता नहीं करेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? ही शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक। ठीक है, मतलब दूसरे वाले ऑप्शन में क्या बोला गया है? ही सी शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक। देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो लोकसभा का स्पीकर होता है, ठीक है, जब उसके खिलाफ मामला चल रहा हो तो वो एक एज ए मेंबर, एज ए सदस्य, क्योंकि लोकसभा का सदस्य है तो वो अपनी बात को रख सकता है। भाई, अपनी बात को रख सकता है, मतलब उसको बोलने का अधिकार है। ही और ऑब्लिक सी शैल हैव द राइट टू स्पीक, शैल हैव द राइट टू स्पीक, उसको बोलने का अधिकार है। बट यहाँ पे क्या दिया है? नॉट दिया है, उसको बोलने का अधिकार नहीं है। तो क्या हो गया? इसको बोलने का अधिकार नहीं है ऐसा बोल रहा है, जबकि सही नहीं है। तो देखिए, दो यहां भी हो गया, दो यहां भी हो गया, दो यहां भी हो गया। तो मतलब आपको समझ में आ रहा है कि तीनों ऑप्शन जो है वो क्या हो गए? गलत हो गए। तो सही ऑप्शन क्या है? स्पीकर के बारे में सही ऑप्शन क्या है? ही सी शैल नॉट प्रिसाइड। मतलब ये ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन सही है। ये वाला जो ऑप्शन है वो सही है, वो अध्यक्षता नहीं करेगा उस समय। और दूसरा वाला जो ऑप्शन है क्या है? वो है ही ऑब्लिक सी शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक। नहीं, उसको बोलने का अधिकार है। नोट करते जाना ये सब पॉइंट्स। आपको जो है जब आगे हम स्पीकर के बारे में बताएंगे ना, तो स्पीकर के पॉइंट्स को उसी को जो है आप आगे एक्सप्लोर करते रहिए जब आगे हम स्पीकर को पढ़ेंगे। तीसरा क्या है? ही ऑब्लिक सी शैल नॉट बी entitled to vote on the resolution in the first instant। ठीक है, देखिए भाई, लोकसभा का स्पीकर जब वो स्पीकर होता है, ध्यान से सुनिए,
जब वो स्पीकर होता है तो ऐसी कंडीशन में जब वो स्पीकर होता है तो वो वोट नहीं देता है। ध्यान रखिएगा, कभी भी जब वो स्पीकर होता है तो कभी भी स्पीकर वोट नहीं देता है। लेकिन जब भी लोकसभा में वोटिंग होती है, जब भी लोकसभा में वोटिंग होती है तो वोटिंग अगर टाई हो जाए, टाई का मतलब क्या हो जाए, इधर भी उतना ही हो जाए, मान लिया इधर भी 50 हो जाए और वो साइड में भी 50 हो जाए, तो ये क्या हो गया, इक्वल हो गया, टाई हो गया। तो जब टाई हो गया तो ऐसी कंडीशन में स्पीकर को अधिकार होता है या स्पीकर को राइट होता है कि स्पीकर क्या कर सकता है, अपना कास्टिंग वोट दे सकता है। उसको हम क्या बोलते हैं, कास्टिंग वोट। तब जाके जब टाई होगा ना तो तब स्पीकर टाई की कंडीशन में क्या कर सकता है, वो कास्टिंग वोट दे सकता है। क्या ये मेरी बात समझ में आई सभी लोगों को? वो कास्टिंग वोट कब करेगा, पहले तो नहीं करेगा, लेकिन जब क्या होगा, जब टाई हो जाएगा, जब बराबर के वोट हो जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में स्पीकर क्या करेगा, वोट करता है। बट यहां पे क्या बोला जा रहा है, यहां पे बोला जा रहा है ही ऑब्लिक सी शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट। नॉट लगाए ना, वो इंटाइटल्ड है भाई, एज ए मेंबर तो वोट दे ही सकता है, स्पीकर तो है नहीं, स्पीकर है नहीं तो वो कास्टिंग वोट नहीं डालेगा, बट ये वाला वोट तो डालेगा वो। तो स्पीकर के बारे में यहाँ पे हमें क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया, हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जब स्पीकर को हटाने का प्रोसेस चल रहा हो तो क्या होता है। क्या ये क्लियर हुआ आपको पॉलिटी में स्पीकर के बारे में? तो ये पॉइंट आप नोट करते हैं, ठीक है। चलिए, ये हमने जो क्वेश्चंस देखा है तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, 1 होगा। पॉलिटी के क्वेश्चंस में बहुत क्लैरिटी चाहिए, बहुत एक्सपर्टी चाहिए। एक्सपर्टी का मतलब क्या होता है, एक्सपर्टी का मतलब एक एक चीज क्लियर चाहिए। जब एक एक चीज क्लियर होगी तो ही जो है आप क्या कर पाएंगे, तो ही आप एग्जाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए 53 के बाद हम देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन है, 53 के बाद देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन है ये 54 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा, अब ये 54 नंबर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, 54 नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन जो है ये भारतीय संसद से है। अभी स्पीकर वाला जो क्वेश्चन था वो भी इंडियन पार्लियामेंट से था। जो पॉलिटी है, पॉलिटी का जो चैप्टर है इंडियन पार्लियामेंट जब हम पढ़ते हैं उसमें हम पढ़ेंगे, तो उसमें ही जो भारतीय संसद है या जो इंडियन पार्लियामेंट है, तो इंडियन पार्लियामेंट से जो है हम क्वेश्चन डील कर रहे हैं। क्या है इंडियन पार्लियामेंट से क्वेश्चन, भारतीय संसद से, देखते हैं। क्या है कि विद रेफरेंस टू द इंडियन पार्लियामेंट कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। क्या बोल रहा है, भारतीय संसद के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथन है उन पर आप विचार कीजिए, उनको कंसीडर कीजिए, ऐसा बोला जा रहा है। पहला क्या बोला जा रहा है, अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स डिसोल्यूशन, ठीक है। क्या मतलब हो गया इसका, देखिए जो हमारी लोकसभा होती है, हमारी संसद का काम क्या होता है, कानून बनाना होता है, लॉ फॉर्मेशन, लॉ जो है बनाना काम होता है, लॉ फॉर्म करती है। तो लॉ जो फॉर्मेशन काम है, ठीक है, ये संसद का काम है। और लोकसभा राज्यसभा 2 है। तो यहाँ पे कोई भी जो बिल होता है, ठीक है, वैसे तो अलग अलग ऑप्शन है, मनी बिल किस में लाया जाएगा, फाइनेंस बिल, कई टाइप के होते हैं, बट हम एक नॉर्मल बात क्या कर रहे हैं कि जब भी कोई कानून लाया जाता है तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए विधेयक लाया जाता है। विधेयक का मतलब क्या होता है, विधेयक का मतलब होता है बिल। संसद में जब भी कोई कानून लाया जाता है बनाने के लिए तो उसे सबसे पहले बिल लाया जाता है, और जब वो बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाता है, बिल मीन्स व्हाट, विधेयक, बिल मीन्स व्हाट, विधेयक। तो जब वो विधेयक जो है पास हो जाता है दोनों तरफ से, फिर वो किसके पास जाता है, वो राष्ट्रपति के पास जाता है। और जब उसको राष्ट्रपति की परमिशन मिल जाती है, जब उसको राष्ट्रपति की परमिशन मिल जाती है तो वो क्या बन जाता है, तो वो लॉ बन जाता है, तो वो कानून बन जाता है। क्या ये बात समझ में आई आपको? अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे जो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि विद रेफरेंस टू द इंडियन पार्लियामेंट कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, विघटन। विघटन का मतलब क्या होता है कि लोकसभा क्या हो गई, समाप्त हो गई।
अब नई लोकसभा आएगी, डिसॉल्व हो गई, भंग हो गई। क्या मेरी बात समझ में आई? अभी जो है 17th लोकसभा थी, अभी कौन सी आ गई? 18th लोकसभा आ गई। ठीक है, तो कभी भी ध्यान रखिएगा कि यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई बिल, देखो यहां की सिचुएशन क्या है वो समझो जरा। ये है लोकसभा और ये है राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। तो कोई जो बिल लाया जाएगा, कोई जो विधेयक लाया जाएगा, तो विधेयक बिल, तो अगर कोई बिल अगर वो लोकसभा ने पास कर दिया है, जैसे सुनो, लोकसभा ने पास कर दिया है और राज्यसभा के पास चला गया, और इतने में क्या हो जाती है? लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, मतलब लोकसभा भंग हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है, नई लोकसभा आएगी। तो ध्यान रखना, लैप्स का मतलब होता है समाप्त हो जाना, लैप्स का मतलब होता है समाप्त हो जाना। तो अगर कोई भी लोकसभा में है और लोकसभा डिसॉल्व हो गई, वो राज्यसभा में चला भी गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो बिल लैप्स हो जाएगा। मतलब राज्यसभा क्या है? राज्यसभा एक परमानेंट चेंबर है, हमेशा के लिए, वो कभी खत्म नहीं होता है, वो कभी डिसॉल्व नहीं होता है। तो राज्यसभा के जो काम होते हैं, राज्यसभा के जो बिल होते हैं, वो तो लैप्स नहीं होते हैं। बट लोकसभा के बिल, ठीक है, जो लोकसभा ने पास किए हो, लोकसभा डिसॉल्व हो गई हो, क्योंकि नई लोकसभा आएगी तो पिछली लोकसभा ने किए थे ना, तो वो क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाते हैं, लैप्स हो जाते हैं। क्या मेरी बात आपको ये समझ में आई क्या? अगर नहीं आई हो तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, आप समझिए इस बात को। लोकसभा किसका सब्जेक्ट है? डिसॉल्व हो सकती है लोकसभा। तो यहाँ पे अगर आप एक क्वेश्चन देखेंगे, इसको अगर आप बेटा ठीक से समझेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या बात की गई है? यहाँ पे बात यही तो की गई है, ऑल बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स रेजोल्यूशन। ठीक है, जो लोकसभा में जो बिल है, जो पेंडिंग है लोकसभा में, और लोकसभा का लैप्स हो जाएगी तो वो भी लैप्स हो जाएंगे, लोकसभा के साथ ही चले जाएंगे। लोकसभा चली गई, बिल भी चले गए लोकसभा के, क्योंकि लोकसभा परमानेंट तो है नहीं। तो ये सही है। क्लियर है बात? ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है, ये बात आप नोट करते जाना, लोकसभा के बारे में है। अ बिल पास्ड बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा। देखो कितना कितना क्लियर कट मैसेज दे रहे हैं। क्या? अ बिल पास्ड बाय द लोकसभा, लोकसभा ने जो बिल पास कर दिए, अब लोकसभा ने बिल पास किए तो किसके पास जाएंगे? राज्यसभा के पास जाएंगे, क्योंकि दोनों की परमिशन रिक्वायर्ड है। अब बिल पास बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा, राज्यसभा में पेंडिंग है, लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। क्या ये सही होगा? क्या सही होगा? देखो, ऑल बिल पास बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा, लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। सही बात है, सही बात है, लोकसभा से पास हुए ना। उसके बाद अ बिल इन रिगार्ड टू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड हिज हर इंटेंशन टू summon the houses to a joint sitting lapses on the dissolution of the Lok Sabha। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब मैं आपको यहां पे समझाता हूं कि देखिए, इसमें यह बात की गई है, अ बिल इन रिगार्ड टू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड हिज हर इंटेंशन टू summon the house to a joint sitting lapses on the dissolution of the Lok Sabha। देखो क्या होता है, यहाँ पे समझो जरा ध्यान से, कि कोई जो बिल होता है वो लोकसभा में पास होता है, फिर वो राज्यसभा में पास होता है। जब वो दोनों जगह पास होता है, दोनों जगह पास होने के बाद फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। और कभी भी लोकसभा और राज्यसभा के बीच में किसी बिल को लेके अगर डेडलॉक हो जाए, ध्यान से समझिए इस बात को, मतलब कोई बिल को लेके, किसी विधेयक को लेके लोकसभा के बीच में और राज्यसभा के बीच में डेडलॉक हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए कि साहब हम तो एग्री नहीं हैं, तो ऐसे में ये अधिकार होता है, ये राइट होता है, वो राइट होता है प्रेसिडेंट को, राइट होता है। क्या प्रेसिडेंट को राइट होता है? आर्टिकल 108 में वो ज्वाइंट सेशन बुला सकता है। ठीक है, आर्टिकल 108 में वो क्या कर सकता है? ज्वाइंट सिटिंग बुला सकता है। कब बुला सकता है? जब दोनों के बीच में क्या हो, दोनों के बीच में कंट्राडिक्शन हो, दोनों के बीच में विरोध हो, तो वो ज्वाइंट सेशन को बुला सकता है।
ठीक है, यहां तक बात सही है, कोई कोई दिक्कत नहीं है, यही बोल रहे हो। आगे उसमें ये बोला है कि अगर राष्ट्रपति जी ने अगर ज्वाइंट सेशन बुला लिया है या ज्वाइंट जो सेशन होता है या संयुक्त अधिवेशन होता है वो बुला लिया है, तो क्या लोकसभा के समाप्त होने पर, लोकसभा के मतलब लैप्स होने पर, क्या वो ज्वाइंट सेशन होगा या नहीं होगा, ये क्वेश्चन है। तो ये ध्यान रखना, कभी भी अगर राष्ट्रपति ने परमिशन दे दी, अगर प्रेसिडेंट साहब ने परमिशन दे दी कि नहीं ज्वाइंट सेशन होगा, तो भले ही लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, भले ही लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, वो ज्वाइंट सेशन होगा ही होगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? ये चीज हमेशा ध्यान रखना, यही जो इसमें बोला गया है। तो ये इसमें देखिए ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, ऑप्शन इसमें दे रखे हैं कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन इसमें जो है वो सही है। तो इसमें जो है कौन कौन से ऑप्शन सही है, तो इसमें आप देखेंगे तीसरा जो ऑप्शन है, इसमें जो थर्ड जो ऑप्शन है, इसमें जो है थर्ड ऑप्शन जो है वो इसमें अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा, क्या बोलते हैं, 1 और 2, a bill in regard to which the President of India notified his or intention to summon the houses to a joint sitting lapses of the dissolution of the Lok Sabha। इसको एक बार हम हिंदी में भी देख लेते हैं ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को भी दिक्कत ना हो। देखो बेटा, इसमें क्या बोला गया है कि कोई विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की अपने आशय की सूचना दे दी है, ऐसा बोला है कि हम ज्वाइंट सिटिंग करेंगे, लोकसभा का विघटन होने पर व्यवगत हो जाता है, नहीं होता है तो लैप्स नहीं होगा, ये बोला गया है, तो वो लैप्स नहीं होगा। क्या बात समझ में आई आपको? अगर राष्ट्रपति ने उसमें परमिशन दे दी है तो वो लैप्स नहीं होगा, ठीक है। बट इसमें क्या बोला गया है, लैप्स हो जाता है, लैप्स हो जाता है ऐसा बोला गया। तो मतलब थर्ड क्या है, गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 1 और 2, ठीक है। 1 और 2 में क्या, अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स रिजोल्यूशन, सही बात है। उसके बाद अ बिल पास्ड बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्सेस ऑन द रिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, ये दोनों सही है। क्या ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही क्लैरिटी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, और ये एक बार में नहीं आएगी, लगातार आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन इतने टफ नहीं है, आप इनको आराम से कर सकते हैं, इनको लगातार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो ये हमने क्वेश्चन जो है वो कौन सा देखा, ये हमने क्वेश्चन जो है ये 54 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखा है। अब चलिए हम थोड़ा सा हिंदी में भी देखते हैं, साथ में इंग्लिश में, दोनों में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो इसलिए। यहाँ पे पहले हमने हिंदी में देखेंगे, फिर उसके बाद हम इसको इंग्लिश में देखेंगे, ठीक है। तो एक बार समझ लो अच्छे से। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। फिर से संसद से, तो एक चीज आपने नोटिस की होगी कि पार्लियामेंट का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? पार्लियामेंट का जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है। आप जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो पार्लियामेंट के टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है या तैयार करना है। तो आप देखेंगे कि जो पार्लियामेंट में ये बोला गया है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी संसद के 17वां के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्या लिखा है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के 17वां, ये वाली चीज देखो, 17वां, ये जो चीज यहाँ पे दी गई है 17वां। अब इसमें क्या बोला गया है, 17वां का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। इंग्लिश में इसका मतलब क्या है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम क्या, प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन देखो, हमारी जो संसद होती है, हमारी संसद बेटा हमेशा नहीं चलती है। हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं हमेशा दिल्ली में नहीं रहते। हमारा जो संसद का सेशन होता है वो टाइम टू टाइम बुलाया जाता है। बजट सेशन होता है, विंटर सेशन होता है, मॉनसून सेशन होता है। तो अभी कौन सा सेशन होगा, मॉनसून सेशन होगा। तो हमारे जो संसद के सदस्य हैं वो कहाँ आएंगे, दिल्ली आएंगे, तब वो सेशन स्टार्ट होगा। तो उसको क्या बोलते हैं, मॉनसून सेशन।
तो कहने का मतलब जो मॉनसून सेशन स्टार्ट होगा, ठीक है, बुलाया जाएगा। कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाते हैं। समझ में आ गया? संसद का जब सेशन स्टार्ट होगा तो प्रेसिडेंट बुलाएंगे। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि संसद का प्रोरोगेशन का मतलब होता है सत्रावसान, कि नहीं साहब मॉनसून सेशन खत्म होने वाला हो गया, अब मॉनसून सेशन का टाइम हो गया, वो खत्म होगा। इसको क्या बोलते हैं? प्रोरोगेशन। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? संसद का जो बजट सेशन है या मॉनसून सेशन है, तो मॉनसून सेशन स्टार्ट होगा तो राष्ट्रपति जी बुलाएंगे। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद जब वो सेशन खत्म होगा, इसके बीच की जो प्रोसीडिंग्स होगी वो कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर करेगा। लेकिन जिस दिन वो सेशन खत्म होगा उस दिन राष्ट्रपति उसको क्या करेंगे? सत्रावसान करेंगे। सत्रावसान का मतलब क्या होता है? हिंदी में लिखा था, इंग्लिश में उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोरोगेशन। ठीक है, इतनी बात समझ पाए? अब इसमें क्या बोला गया है? प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, हिंदी में एक बार देखो। हिंदी में ये बोला गया है कि भारत के राष्ट्रपति किसी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। देख लो, ध्यान से समझो इस बात। भारत के राष्ट्रपति जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। कॉन्स्टिट्यूशनल, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ संसदीय प्रकार की सरकार है। और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में जो हेड होता है वो रियल हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। और प्राइम मिनिस्टर कैसे रूल कैसे करते हैं, शासन कैसे चलाते हैं? वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है, मंत्रिपरिषद जो होती है, उसके हेड कौन होते हैं? पीएम होते हैं। तो सारा जो भी शासन चलाते हैं, सरकार चलाते हैं, वो कौन चलाते हैं? पीएम चलाते हैं। और राष्ट्रपति कैसे काम करते हैं? राष्ट्रपति काम करते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करते हैं। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राष्ट्रपति को जो बोलेगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट को बोलेगी, वही प्रेसिडेंट को करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आएगी आपको? प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा। उनका जो डिस्क्रिशनरी पावर है, प्रेसिडेंट का जो डिस्क्रिशनरी पावर है, प्रेसिडेंट का जो विवेकाधिकार होता है अपनी मर्जी से काम करना, वो अपनी मर्जी से तभी काम कर सकते हैं। कब? जब सरकार को मेजोरिटी ना हो। जब सरकार को मेजोरिटी ना हो, गवर्नमेंट को बहुमत ना हो, तब राष्ट्रपति अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, तब उनको डिस्क्रिशनरी पावर होती है। अदरवाइज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट साहब कैसे काम करते हैं? प्रेसिडेंट साहब कैसे काम करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेगी हाँ संसद के सेशन को बुलाना है, राष्ट्रपति बोलेंगे हाँ ठीक है बुलाता हूँ। हाँ संसद के सेशन को समाप्त करना है, हाँ करता हूँ। हाँ संसद को डिसॉल्व करना है, हाँ करता हूँ। मतलब लोकसभा को डिसॉल्व करता हूँ, हाँ करता हूँ। क्या ये क्लियर है? राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करते। कब करते हैं? डिस्क्रिशनरी पावर उनको कब होगी? जब गवर्नमेंट को मेजोरिटी ना हो। क्लियर है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। गलत है ये। मंत्रिपरिषद की एडवाइस की जरूरत है उनको। मंत्रिपरिषद की एडवाइस की जरूरत है। 55 नंबर क्वेश्चन देखो एक बार अच्छे से। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। Prorogation of a house by the president of India does not require the advice of the council of ministers। ये गलत है, ये गलत है। आपसे याद रहेगा राष्ट्रपति कब काम करते हैं? एडवाइस पे हमेशा करते हैं। किसके एडवाइस पे काम करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करते हैं। ठीक है, आगे क्या बोला गया है? आगे बोला गया है, वो ये बोला गया है कि संसद का सत्रावसान, देखो सत्रावसान का मतलब क्या होता है? अभी इंग्लिश में बताया तुमने। प्रोरोगेशन, अभी मैंने शब्द यूज किया था प्रोरोगेशन। संसद का सत्रावसान सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है।
भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने पर कोई वर्जन नहीं। वर्जन का मतलब क्या हो गया? वर्जन का मतलब क्या हो गया? वर्जन का मतलब हो गया लिमिटेशन। अगर हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश में थोड़ा सही से समझ में आएगा। तो क्या बोला गया है? प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज एडजर्न सिने डाई। अब देखो ऊपर वाली जो बात की गई है वो क्या बात की गई है, बहुत ही क्लैरिटी की यहाँ पे जरूरत है। प्रोरोगेशन का मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखो। एक सेशन जहां स्टार्ट होता है, एक सेशन जहां स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं मॉनसून सेशन को मान लेते हैं। तो मॉनसून सेशन आएगा, कुछ दिन चलेगा, फिर मॉनसून सेशन समाप्त होगा। तो मॉनसून सेशन जब समाप्त होगा, एंड होगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रोरोगेशन। ठीक है, प्रोरोगेशन कि सेशन समाप्त हो गया। अब उसमें क्या बोला गया है कि प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज एडजर्न सिने डाई। बहुत ही टेक्निकल बात की गई। अब देखो यहां पे लिखा है सिने डाई। सिने डाई, सिने डाई का मतलब क्या होता है, ये आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सिने डाई का मतलब ये होता है कि कोई भी जब संसद में कोई कार्यवाही होती है लोकसभा में, तो अगर वो अनसर्टेन पीरियड के लिए एडजर्न कर दी जाती, अनसर्टेन पीरियड के लिए, जैसे लोकसभा स्पीकर ने कहा ठीक है अब हम बाद में मिलते हैं, मान लिया ठीक है सेशन चल रहा है, और स्पीकर ये बोलते कि ऐसा है आज का सेशन समाप्त, कल मिलते हैं हम लोग, कल हम फिर से मिलेंगे 11 बजे। लेकिन अगर स्पीकर बोलते हैं कि एडजर्न हो गया है, लेकिन अब दोबारा से कब मिलेंगे ये पता ही नहीं है, अनसर्टेन पीरियड के लिए क्या किया गया है, अनसर्टेन पीरियड के लिए पता ही नहीं कि अब कार्रवाई प्रोसीडिंग्स कब स्टार्ट होगी, उसे हम बोलते हैं सिने डाई। सिने डाई का मतलब समझ में आया आपको? पहली बार सिने डाई कैसे कहते हैं बेटा? सिने डाई का मतलब समझ में आया? सिने डाई का मतलब क्या होता है? अनसर्टेन पीरियड या अनिश्चित काल के लिए, अनसर्टेन पीरियड के लिए या अनिश्चित काल के लिए सदन का क्या हो जाना, सदन को रोक देना। पता नहीं कि दोबारा से कब कार्रवाई कब दोबारा से प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, ये पता ही नहीं है। ठीक है, अब देखो इसमें ही देखो, आप अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में जो है इसमें एक वाला तो गलत है, एक वाला गलत है, तो हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास दो बचते हैं, हमारे पास 2 3 बचते हैं, तो हमने 2 तो पढ़ लिया। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? बट देयर इज नो बार। बार का मतलब क्या होता है? वर्जन लिखा था ना वहां पे। बट देयर इज नो बार to the President of India prorogating the house which is in session। मतलब सत्रावसान का अधिकार किसको है? सत्रावसान का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। उनके ऊपर कोई वर्जन नहीं है, उनके ऊपर कोई बार नहीं है, उनके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो ये ऑप्शन जो है क्या है? सही है, इसको ठीक से पढ़ना पड़ेगा। तीसरे ऑप्शन में क्या बोला गया है? तीसरे ऑप्शन बोला गया है कि डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इज डन बाय द प्रेसिडेंट। मैंने अभी आपको बताया कि लोकसभा को भंग करना, भंग करना। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? लोकसभा को भंग करना। डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सही है। Who save in exceptional circumstances does so on the advice of the Council of Ministers। क्या बोला गया है? समझो जरा ध्यान से। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे जो प्रेसिडेंट साहब होते हैं, हमारे जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं, वो क्या काम करते हैं? वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस पे ही काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है? Devolution of the Lok Sabha is done by the President of India, who save in exceptional circumstances does so on the advice of the Council of Ministers। मतलब इसमें ये बोला गया है कि वो एक्सेप्शनल कंडीशन को छोड़ के
एक्सेप्शनल कंडीशन को छोड़ के कौन सी एक्सेप्शनल कंडीशन है? जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मेजोरिटी ना हो, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मेजोरिटी ना हो, एक्सेप्शनल कंडीशन है। एक्सेप्शनल कंडीशन को छोड़ के वो किस पे काम करेंगे? एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे काम करेंगे। इसको एक बार आप हिंदी में भी देख लो। क्या लिखा है? लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है। सही बात है। असाधारण परिस्थिति को छोड़ के, जब उस परिस्थिति को छोड़ के जब क्या ना हो, जब सरकार को मेजोरिटी ना हो, जब सरकार को बहुमत ना हो, तो बहुमत नहीं, ऐसी सरकार राष्ट्रपति को एडवाइस नहीं करेगी। राष्ट्रपति फिर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर से काम करेगा। वही बोला गया है, असाधारण परिस्थिति को छोड़ के मंत्रिपरिषद के परामर्श से किया जाता है। ये छोड़ दो, आप ये छोड़ दो। लोकसभा का डिसोल्यूशन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे करता है। इतना छोड़ दो आप। बाद में क्या है? हाँ, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शनल कंडीशन है, उसको तो छोड़ दो। सही हो, यही चीज आपको इंग्लिश में दी गई है। देख लो जरा, यही चीज आपके इंग्लिश में आपको दी गई है। एक बार आप उसको ध्यान से देखो, इसको आप ध्यान से पढ़िए, इसको आप ध्यान से समझिए इस बात। ठीक है, आगे बढ़े। समझ में आया? कोई थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, रीडिंग करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक अभी हाल में एक एक्ट बनाया गया था, करंट अफेयर्स में बहुत चर्चा में था, डिस्कशन में था करंट अफेयर्स में, और उसका नाम था, वो था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये टॉपिक करंट अफेयर्स में बहुत चर्चा में था, इसी पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है, इसमें ये बोला गया है प्रोविजंस विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द 18th लोकसभा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अभी जो है ये जो अधिनियम है, जो एक्ट है, इसके प्रोविजन 18वीं लोकसभा से लागू नहीं होंगे। इसके प्रोविजन जो है 18वीं लोकसभा से लागू नहीं होंगे। तो ये वाला जो प्रोविजन है, ठीक है, अगर आप इस एक्ट को ठीक से देखेंगे तो इस एक्ट में ये वाला जो प्रोविजन दिया गया है ये गलत है। तो इसमें बोला गया दिस विल बी इन फोर्स फॉर द 15 ईयर्स आफ्टर बिकम एन एक्ट। इस एक्ट के बारे में पूछा गया, तो ये ऑप्शन सही है अगर आप इसको ठीक से देखेंगे तो। एंड देयर आर प्रोविजंस फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट वुमेन्स विद इन द कोटा रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट। इसमें क्या बात की गई है? इसमें यह बोला गया है कि ये जो नारी शक्ति जो अधिनियम है, इस नारी शक्ति अधिनियम में प्रोविजन किया गया है। किस चीज के लिए प्रोविजन किया गया? किस चीज के लिए प्रावधान किया गया है? रिजर्वेशन के लिए प्रावधान किया गया है फॉर शेड्यूल्ड कास्ट वुमेन, शेड्यूल्ड कास्ट वुमेन्स के लिए विद इन द कोटा रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट। तो ये प्रोविजन सही है। अब मेरे कहने का मतलब है कि देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जब पास हुआ पार्लियामेंट में, काफी चर्चा में था, काफी न्यूज में था, तो इससे हमको ये समझ में आता है कि संसद में कोई कानून आता है, कोई बिल आता है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें न्यूज़पेपर से उसको ठीक से समझना चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए, राइट? तो जाके जो है, यही तो करंट अफेयर्स है। तो ये क्वेश्चन किससे पूछा गया है? ये पॉलिटी का पार्ट है, लेकिन करंट अफेयर से पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका जो पॉलिटी का जो पार्ट है, मैंने आपको पॉलिटी के बारे में क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया है पॉलिटी,
और आगे जब अभी क्लास पॉलिटी की चालू होगी तो भी मैं आपको सब डिटेल में सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ पॉलिटी के बारे में। तो यहाँ पे जो बात की गई है वो डिफरेंट टाइप की रिट्स की बात की गई है, ठीक है, डिफरेंट टाइप की रिट्स की बात की गई है। तो अगर आपको पता होगा कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, उसमें आर्टिकल 32 है। हमारे जो हम अब जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो पॉलिटी में जो आर्टिकल हमारा 32 है जो फंडामेंटल राइट्स में है, तो 32 आर्टिकल में हमें रिट्स की बात की गई है, आर्टिकल 32। और आपको मैंने बताया कि आर्टिकल 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 टाइप की रिट्स इशू कर सकता है। उसी टाइप से जो है आप देखेंगे जो आर्टिकल 226 है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 226 है, उस 226 में भी रिट्स की बात की गई है। अगर आप 32 आर्टिकल देखेंगे, 226 देखेंगे तो उस पर रिट्स की बात की गई। तो 5 प्रकार की रिट्स हैं जो हम पढ़ते हैं, जिसको हम हिंदी में लेख कहते हैं। तो यहाँ पे जो बात की गई वो बात की गई क्या, उसमें बात की गई प्रोहिबिशन की बात की गई। रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज एन ऑर्डर इश्यूड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू। अब देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, अगर आप इसके नाम को देखेंगे तो नाम में क्या है, प्रोहिबिशन की बात की गई। अब मैंने, अगर आप पॉलिटी पढ़ेंगे, पॉलिटी को आपने जिन स्टूडेंट ने पढ़ा है, तो प्रोहिबिशन के मीनिंग से ही आपको समझ में आ रहा है, किसी चीज को प्रोहिबिटेड कर देना, किसी चीज को रोक देना, ठीक है। और ये जो रेट है ये स्पेशली क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया। और इसमें अगर हम देखेंगे तो जो बहुत सारे ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, इस ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो होता ये है कि ये इसका जो सही आंसर है वो सी है, द लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग, ठीक है, कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इन अ केस। अगर कोई केस लोअर कोर्ट में चल रहा है, ठीक है, इसकी पेंडेंसी चल रही है, उसको अगर वो हाई कोर्ट में है तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करेगा, प्रोहिबिटेड करेगा। कौन से से, कौन सी रेट से, कौन सी लेख से, प्रोहिबिशन से। अगर उस हाई कोर्ट में चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रोक देगा। और हाई कोर्ट किसके लिए करेगा, लोअर कोर्ट के लिए। क्या इसका सही आंसर है, सी। ये 5 टाइप की रेट्स हैं। रेट्स हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और आप सब लोगों को, जिन्होंने पॉलिटी की क्लास मेरी की है, आप सबको पता होगा कि पॉलिटी में मैंने ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा है। एक एक रेट को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपको याद होगा इस बारे, ठीक है। तो हमने जो है कौन सा नंबर क्वेश्चन देखा है, ये है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 की अगर हम बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 64 की बात करेंगे तो इसमें यह बोला गया है कि इट इज द गवर्नमेंट, गवर्नर, ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, consider the following statement, it is the governor of the state who recognizes and declares any community of that state as a scheduled tribe। आप समझिए इस बात को कि देखिए किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर करने का जो अधिकार होता है, जो राइट होता है, वो ध्यान रखना राष्ट्रपति को, वो यूनियन गवर्नमेंट को, ठीक है। लेकिन यूनियन गवर्नमेंट किसके एडवाइस पे करता है, किसकी सलाह पे करता है किसी स्टेट में, तो वो गवर्नर की सलाह पे करता है, वो गवर्नर की सलाह पे करता है। तो इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइजेस एंड डिक्लेयर्स एनी कम्युनिटी ऑफ स्टेट एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। तो ये जो है कहने का मतलब ये सही ऑप्शन है। फिर दूसरा है अ कम्युनिटी डिक्लेयर एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब इन अ स्टेट नीड टू बी सो इन अनदर स्टेट। देखिए इसमें क्या बोला गया है,
A community declared as a scheduled tribe in a state need to be so in another state. इसको अगर हम देखें तो यहां पे देखिए, समझिए इस बात को। यहां पे किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य में भी ऐसा हो। यह हम शेड्यूल ट्राइब के बारे में देख रहे हैं, जो अनुसूचित जनजाति के लोग होते हैं। देखिए, अनुसूचित जनजाति की जो लिस्ट होती है, मैंने आपको बताया कि वो यूनियन गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है और सरकार, संघ सरकार डिसाइड करती है। लेकिन हर राज्य सरकार की शेड्यूल कास्ट की जो लिस्ट होती है वो अलग अलग होती है। कोई भी शेड्यूल ट्राइब किसी स्टेट में है और वही शेड्यूल ट्राइब किसी दूसरे स्टेट में भी होगा, वो जरूरी नहीं है। क्या ये बात समझ में आई आपको? सभी स्टेट की शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट होती है, वो अलग अलग हो सकती है, डिफर हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। तो ये जो ऑप्शन दिया गया है, ये ऑप्शन जो दिया गया है, इसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य में भी ऐसा हो। सही है ये बात, यही तो मैं बोल रहा हूं, यही तो मैं कह रहा हूं। दूसरा ऊपर वाला जो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था कि वह राज्य का राज्यपाल जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है, घोषित करता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम इसको सही इंटरप्रिटेशन करें तो ये अधिकार संघ को है। मैंने आपको क्या बताया, ये जो राइट है कि किसी को शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर करना है, ये संघ सरकार को है, यूनियन गवर्नमेंट को है, जो दिल्ली में है उस गवर्नमेंट को है। ठीक है, तो इसके लिए देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, ये गलत हो जाता है और ये सही हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आंसर बनेगा आपका, वो बनेगा केवल 2, ओनली 2। ठीक है, यहाँ पे क्या आंसर बनेगा, ओनली 2। पहला आंसर गलत हो गया। ये किसके बारे में है, कौन सा टॉपिक है, ये है शेड्यूल ट्राइब का डिक्लेरेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो एक एक प्रोविजन, एक एक प्रावधान जो है आपको ठीक से समझने और पढ़ने हैं और अंडरस्टैंडिंग करने। चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम पॉलिटी का। यहां पे क्या बोला गया है, ये भी पॉलिटी से रिलेटेड है। इसमें बोला गया विद रेफरेंस टू द यूनियन बजट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट। ठीक है, क्या लिखा, क्या बोला गया है, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर मतलब क्या हो गया, वित्त मंत्री। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर का मतलब क्या हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। On behalf of the Prime Minister, lays the annual financial statement before the both houses of Parliament. ऐसा स्टेटमेंट लिखा है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें एक जो शब्द जोड़ा गया है, वो जोड़ा गया है कि ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मतलब जो, देखिए भाई सरकार है, सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर का काम क्या होता है, बजट को रखना, बजट को प्रेजेंट करना संसद में, पार्लियामेंट में। तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो बजट रख रहे हैं ना, अपना कोई पर्सनल बजट तो रख नहीं रहे, सरकार के बिहाफ पे रख रहे हैं ना। मेरी बात समझ में आ रही है? और सरकार का मतलब क्या हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब क्या हो गया, प्रधानमंत्री। तो ठीक है, इतना कोई ज्यादा बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, उसमें सिर्फ क्या लिखा है, उसमें सिर्फ लिखा है ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट टर्म का प्रयोग नहीं किया गया, मैंने आपको पहले बताया गया। हमारे यहाँ बजट को क्या बोला गया, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला गया आर्टिकल 112 में। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो आपको पता होगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की गई है, वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। देखिए, बजट को जब रखा जाता है बेटा, बजट को जब रखा जाता है तो वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। बजट को कहां प्रस्तुत किया जाता है, बजट को कहां प्रेजेंट किया जाता है, लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है। एक चीज ये क्लियर कर लो। अब यहां पे क्या लिखा है, यहां पे ये लिखा है, कंफ्यूजन देखो कितना है, बिफोर द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। हमारे जो वित्त मंत्री होते हैं वो क्या करते हैं, लोकसभा में स्पीच देते हैं, लोकसभा के सामने बजट रखते हैं, मालूम है ना आपको ये। और इसमें क्या लिखा है, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। चलो अभी इतना ही रहने देते हैं, आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है कि एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एट द यूनियन लेवल नो डिमांड, संघ के स्तर पर नो डिमांड फॉर अ ग्रांट। नो डिमांड फॉर अ ग्रांट का मतलब क्या होता है, अनुदान की मांगे, नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो, संसद में बहुत सारी चीजें बेटा ऐसा है जो राष्ट्रपति की परमिशन से ही पेश की जाती है। राष्ट्रपति की प्रायर रिकमेंडेशन लगता है उनको। जब आप पॉलिटी पढ़े होंगे या पढ़ा होगा या आगे आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन जरूरी होती है, उसमें रिक्वायर्ड होती है। ये तो बात मालूम होगी ना आपको, ये तो आपने बहुत सारी जगह पढ़ा होगा। अब इसको हम एक बार थोड़ा सा हिंदी में भी देख लेते हैं, इसको एक बार हम हिंदी में भी देख लेते हैं। तो यहां पे देखो आप, यहां पे प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो बजट है एक प्रकार का, बजट क्या है, धन विधेयक है, मनी बिल है। और मनी बिल कहां पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है। बजट लोकसभा में पेश किया जाता है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कशन करेंगे तो यहाँ पे दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है, तो ये गलत है। क्या ये बात समझ में आ रही है? आप एक बार इसको फिर से इंग्लिश में देख लें, फिर से एक बार आप इंग्लिश में देख लें। यहां पे क्या लिखा है, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर लेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। जो बजट होता है वो लोकसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है। बट यहाँ पे जो थोड़ा कंफ्यूजन दे दिया है वो यही दिया है कि सेंटेंस की बात है, बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ऐसा नहीं है। दूसरा क्या बोला गया है, वो बोला गया है कि एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर अ ग्रांट, नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, जो अनुदान की मांगे होती हैं, अनुदान की मांगे होती हैं, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स होती हैं। अब आप बोलेंगे सर डिमांड्स फॉर ग्रांट्स क्या होता है? कि मान लिया अगर हम अपने घर में पैसे मांगते हैं, डिमांड करते हैं, क्या डिमांड करते हैं? हम डिमांड ये करते हैं कि हमें जो है कोई, मान लिया हमने कोई डिमांड रखी कि भाई हमारी उम्र जो है बहुत ज्यादा हो चुकी है, अब हमें शादी करा दो हमारी, अब पढ़ाई बहुत हो गई, अब हमसे नहीं होता है सर, अभी बहुत हो गया, हम कब तक पढ़ाई करेंगे? और फिर आप एविडेंस लेंगे कि देखो हमारे दादा की शादी तो 13 साल में हो गई थी, उनके दादा की तो 12 साल में हो गई थी, तो हमारी भी जल्दी करो। ये आपकी डिमांड हो गई। तो संसद में क्या रखा जाता है? संसद में डिमांड रखा जाता है। और जब वो डिमांड रखा जाता है तो संसद के सामने रखा जाता है, और संसद जब उसको पास कर देती है तो उसे ग्रांट कहते हैं, डिमांड फॉर ग्रांट। ठीक है,
at union level no demand for grant can be made except on the recommendation of the president of India. अब देखो यहाँ पे कोई भी डिमांड जो होगी वो यहाँ पे क्या लिखा है कि मांग नहीं की जा सकती, इस तरह पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती है। ये सही बात है, ये सही बात है। राष्ट्रपति की परमिशन लेके ही आप क्या कर सकते हैं, आप जो है कह सकते हैं अनुदानों की मांग जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती है। ये जो है केवल 2 वाला जो ऑप्शन है ये सही है। तो इसको एक बार आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ये वाला जो ऑप्शन है, एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन यहाँ पे आपको जो है वो प्रैक्टिस की जरूरत है। जब तक आप पॉलिटी में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये एक्सपर्टी जो है वो नहीं आएगी। चलिए अब भाई देखो इस क्वेश्चन के बारे में तो मुझे लगता है कि ये तो कोई भी बता सकता है, थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो वो भी बता सकता है इसका आंसर। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आंसर है। अब इस पर क्या डिबेट करना है, क्या इस पर डिस्कशन करना है। अगर आप जो क्वेश्चन है जो संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या हुआ था, जब हमारा संविधान बनने जा रहा था तो संविधान बनाने की जिम्मेदारी किसको दी गई, संविधान सभा को दी गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दी गई। और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या हो रहा था, उसको जो कह सकते हैं कि उसको प्रिसाइड करना था, उसकी अध्यक्षता करनी थी, तो सबसे पहले उसका अध्यक्ष प्रोविजनल कौन बनाया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। ये हमने क्लास में कई बार डिस्कस किया, आपको पता होगा। जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिस्कस कर रहे थे तो कई बार डिस्कस किया। आगे जब हम फिर पढ़ेंगे तो फिर से उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, मैंने आपको बताया था, देखो यूपीएससी के एग्जामिनेशन में कुछ टॉपिक ऐसे हैं, मैं आपको उस दिन भी जब मैं आपको एनालिसिस कर रहा था इसका, तो भी मैं आपको बता रहा था कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमेशा जो है एग्जामिनेशन में हमेशा पूछे जाते हैं, हमेशा हाईलाइट रहते ही रहते हैं। तो उसी सीरीज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो पूछा गया है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो 1935 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, देखो कभी भी आप एग्जाम में जाइए तो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। भारत का जब संविधान लागू हुआ, 1947 में आजाद हुए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, ठीक है, 26 नवंबर को, आपको पता होगा। उससे पहले हमारे यहाँ जो कानून था, शासन था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, उसका नाम है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसका नाम है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार अधिनियम 1935। पॉलिटी में पढ़ा होगा आपने, जो पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं ना, जो आपको नोट्स दिए हैं उसमें से समझ में आ रहा होगा, पढ़ रहे होंगे। तो 1935 का जो है भारत सरकार अधिनियम था। तो भारत सरकार अधिनियम में क्या बात की गई थी, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या बात की गई थी। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में बात ये की गई थी कि भारत का एक संघ होगा, भारत का एक फेडरेशन होगा। ये टर्म मैंने कई बार यूज किया क्लास में कि भारत एक फेडरेशन बनेगा। तो हमने जो फेडरेशन का सपना देखा था कि भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर में होगा, ये प्रोविजन किया गया था, लेकिन ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था। ये बात मैंने कई बार क्लास में पढ़ाई है। देखो आप जानते हैं इस बात को, यस और नो?
यही बात की गई है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट। सही है, मैं हिंदी में थोड़ा इसको समझा देता हूं आपको। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या था, ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे, देशी रियासतें थी, और इन सबको मिला के, मतलब जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे और साथ में जो देशी रियासतें थी, इनको मिला के एक फेडरेशन की बात की गई थी, एक फेडरेशन की बात की गई थी, प्रावधान किया गया था। ये हो नहीं पाया था, अलग बात है, लेकिन ये सही है, ये सही है एकदम। दूसरी बात आपको पता होगा कि 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या था, दो प्रकार के सब्जेक्ट्स थे, आपको याद होगा। एक रिजर्व सब्जेक्ट्स थे, एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे। कुछ याद करो आप ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया था, ठीक है। मैं एक बार आपको इंग्लिश में क्लियर कर देता हूं। इसमें क्या बात की गई है, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर। देखो भाई, अभी हमारे यहाँ राष्ट्रपति जी हैं, संघ सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और हमने क्या किया है, हमारे जो प्रोविजन है वो हमने क्या किया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में डिवाइड कर दिए। हमने कुछ प्रावधान यूनियन को दे दिए, कुछ स्टेट को दे दिए, और कुछ हमने दोनों के पास रखे, यूनियन के पास भी रखे, स्टेट के पास भी रखे। तो उस समय भी ऐसा ही था। अभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट किसके पास थे, आप खुद से सोचो। कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट किसके पास थे, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो थे वो किसके पास थे, संघ के पास थे। किसके पास थे, संघ के पास थे, यूनियन के पास थे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। और जो कचरा सब्जेक्ट्स थे वो उन्होंने दे दिए थे, उस समय की बात कर रहा हूं मैं आपको। और आज भी ये जो नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स है वो यूनियन के पास है, जो लेस इंपॉर्टेंस है वो स्टेट को दे दिए, और जो दोनों कॉमन है वो दोनों के पास है। तो उस समय की अगर हम बात करेंगे तो आप अगर देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बात की गई, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर कैप्ट, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर कैप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर, ठीक है। डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर कैप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर। नहीं, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स जो है वो किसके कंट्रोल में थे, वो गवर्नर जनरल के कंट्रोल में थे, वो गवर्नर जनरल के पास थे। ये नहीं थे, ये अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर में नहीं थे, ये गवर्नर जनरल के पास थे। तो कहने का मतलब है जो इसका सही ऑप्शन जो है वो फर्स्ट ऑप्शन सही है। और मैं आपको एडवाइस भी देता हूं, जो आप नोट्स पढ़ रहे हैं उसमें 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसको आप अच्छे से तैयार करें। जितना आप अच्छे से समझेंगे, जितना अच्छे से कॉन्सेप्ट समझेंगे, उतना आपकी क्लैरिटी बनेगी। और सब यही है, मैं बार बार ये रिपीट करता हूँ, एक चीज पढ़ो और मल्टीपल टाइम पढ़ो, एक रिसोर्स को पढ़ो, मल्टीपल टाइम पढ़ो, 10 किताबें मत पढ़ो, कुछ नहीं होने वाला है। तो आप रिवाइज भी नहीं कर पाओगे, साल ऐसे ही बीत जाएगी। आपने नोटिस किया होगा, इतना पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। इसलिए जो चीज आपके पास है उसको सुरक्षित रखो, उसी पे काम करो, कंटिन्यूस काम करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पॉलिटी में बनाए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनाए गए हैं, बेसिक क्वेश्चन बनाए गए हैं। ये भी पार्लियामेंट से बना है, मतलब पार्लियामेंट से ढेर सारे क्वेश्चन आए। पॉलिटी में सेंसस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, ढेर सारे क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे गए, और वो इंडियन पार्लियामेंट से क्वेश्चन पूछे गए। और ये जो क्वेश्चन है ये मनी बिल से रिलेटेड है, ये धन विधेयक से रिलेटेड है। मनी बिल
तो मनी बिल का आर्टिकल तो सबको पता है। क्या मुझे मैसेज करके बताएंगे मनी बिल का आर्टिकल? जो जिन्होंने पॉलिटी पढ़ा है उनसे पूछ रहा हूं, मनी बिल का कौन सा आर्टिकल, मनी बिल का आर्टिकल कौन सा, मुझे मैसेज करके बताएं। जिन्होंने पढ़ा है उनकी बात कर रहा हूं, और जिन्होंने आगे पढ़ना है, जिनको पढ़ाने वाला हूं, वो अलग बात है, वो तो मैं पढ़ाऊंगा ही आपको। बट जिनको मालूम है वो तो मुझे बता ही सकते हैं कि मनी बिल का कौन सा आर्टिकल है। तो सबको पता है मनी बिल का आर्टिकल कौन सा है। आर्टिकल 110। अब देखो यूपीएससी ने क्या पूछा है, 110 नहीं पूछा है, 109 पूछा है, 109 पूछा है। और 109 में उन्होंने क्या पूछा, आर्टिकल 109 मेंशन स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स। तो डेफिनेशन जो दी गई है वो 110 में दी गई है, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 109 में क्या प्रावधान किए गए हैं, स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। मनी बिल के संबंध में विशेष प्रक्रिया, मनी बिल के संबंध में विशेष प्रक्रिया की बात की गई है, वो आर्टिकल 109 में की गई। सही है, ये एकदम सही है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, अ मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्या बोला गया है, अ मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो आपको पता होगा जो धन विधेयक होता है, मनी बिल का जो आप देखेंगे तो मनी बिल के बारे में प्रोविजन है कि जो लोकसभा है और राज्यसभा है, तो मनी बिल को हमेशा इंट्रोड्यूस लोकसभा में ही किया जाएगा, मनी बिल को इंट्रोड्यूस राज्यसभा में नहीं किया जाएगा। ये तो आपने कितने बार मैंने क्लास में पढ़ाया आप लोगों को, क्यों बेटा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा क्या है, द राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव द बिल, आइदर अप्रूव। तो मैं तो भाई एक ही चीज कहूं, अब जैसे मान लिया मनी बिल राज्यसभा के पास चला गया, तो राज्यसभा के पास मनी बिल चला गया, तो राज्यसभा ने क्या कर दिया, राज्यसभा के पास सिर्फ 14 डेज का टाइम होता है, 14 दिन का। राज्यसभा उसको अप्रूव करती है, बहुत अच्छी बात है, अप्रूव कर दिया। नहीं भी अप्रूव कर दिया तो भी ऑटोमेटिकली 14 डेज में पास हो ही जाता है। राज्यसभा की इसकी इतनी परमिशन की जरूरत ही नहीं मनी बिल के बारे में, वो राज्यसभा से ऑटोमेटिकली वो 14 डेज में क्या हो जाता है, अप्रूव हो जाता है। अब मनी बिल के बारे में राज्यसभा क्या कर सकती है, राज्यसभा उसमें अमेंडमेंट की सजेशन दे सकती है कि भाई मैंने ये अमेंडमेंट की बात की है, आप ये अमेंडमेंट मान लो। तो डिपेंड करेगा ना लोकसभा के ऊपर, लोकसभा मानेगी तो ठीक है, नहीं मानेगी तो भी ठीक है, वो ऑटोमेटिकली पास भी हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, क्या ये बात समझ में आ रही है आपको सभी लोगों को? तो यहां पे क्या है, राज्यसभा एंड कैन आइदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट। सही बात है, ये राज्यसभा रिजेक्ट नहीं कर सकती है, राज्यसभा रिजेक्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। थर्ड क्या हो गया, थर्ड में आप देखेंगे तो यहां पे बोला गया है अमेंडमेंट्स टू अ मनी बिल सजेस्ट बाय द राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय द राज्य लोकसभा। जो धन विधेयक होता है, जो मनी बिल होता है, उस मनी बिल में राज्यसभा जो अमेंडमेंट करेगी, ठीक है, जो अमेंडमेंट का सजेशन देगी, इसको अमेंडमेंट टू अ मनी बिल सजेस्टेड बाय द राज्यसभा, राज्यसभा जो सजेस्ट करेगी कि हाँ ये मनी बिल आया है, तुम इसमें ऐसा अमेंडमेंट कर दो, ऐसा सजेशन कर दो, हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा, लोकसभा को स्वीकार करने ही होंगे। कितना गलत बोला जा रहा है, कितना गलत है ये तो सफेद झूठ है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। लोकसभा की अपनी खुद की पावर है, वो मानेगी तो ठीक है, नहीं मानेगी तो ठीक है, क्यों बेटा, बट उसको उसके लिए बाइंडिंग नहीं है, उसके लिए बाध्यकारी नहीं है। तो ये क्या बोल रहा है, बाध्यकारी है, बाइंडिंग है। तो चौथा गलत हो गया, 1 2 3 सही हो गया, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ज्यादातर क्वेश्चन पार्लियामेंट से आ रहे हैं पॉलिटी में। अब ऐसा नहीं कि इस बार पार्लियामेंट से आएंगे तो नेक्स्ट टाइम भी आएंगे, बट पार्लियामेंट से क्वेश्चन आते ही आते हैं जनरली,
अगर आप यूपीएससी का ट्रेंड देखेंगे तो पार्लियामेंट का टॉपिक बहुत अच्छे से हमारा तैयार होना ही चाहिए, ये कहने का मतलब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, इसमें आप देखेंगे तो इसमें बात की गई है, इसमें बात की गई द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971। ठीक है, ये जो स्टोरी लिखी जा रही है कि हमारे यहाँ जो काउंसिल है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो है, जो परिषद है, ठीक है, उत्तर पूर्वी परिषद है, उसको एस्टेब्लिश कैसे किया गया है? उत्तर पूर्वी काउंसिल एक्ट से किया गया है, उसको उत्तर पूर्वी परिषद के द्वारा किया गया है 1971 में। फिर बोला गया सब्सिक्वेंट टू द अमेंडमेंट ऑफ एनईसी एक्ट इन 2002। ठीक है, सब्सिक्वेंट टू द अमेंडमेंट ऑफ एनईसी एक्ट इन 2002 द काउंसिल कंप्राइजेस विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। वो पूछ रहा है कि इसके परिषद के मेंबर कौन कौन होंगे। ठीक है, इस परिषद के मेंबर कौन कौन होंगे, तो ध्यान रखिएगा इस परिषद के जो मेंबर होते हैं उसमें गवर्नर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट होते हैं। मतलब जो काउंसिल होगी उस काउंसिल में क्या होगा, उस काउंसिल में जितने भी राज्य होंगे, उस परिषद में जितने भी राज्य होंगे, उन सभी राज्यों के, हमारे यहाँ जो परिषदें हैं, हमारे यहाँ कितनी परिषदें, 5 परिषदें हैं, 5 काउंसिल्स हैं हमारे। तो 5 काउंसिल्स में कौन कौन उसके मेंबर होते हैं, तो उसमें जो स्टेट होते हैं, उसमें जो राज्य होते हैं, उन राज्यों के गवर्नर होते हैं उसमें। ठीक है, बात समझो, आपको ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ये आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे, पॉलिटी जानेंगे या पॉलिटी पढ़ चुके होंगे तो काउंसिल के बारे में ठीक से पढ़ना है कि उसके मेंबर्स कौन से होते हैं। तो गवर्नर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट और उस राज्यों के मुख्यमंत्री, उन राज्यों के मुख्यमंत्री, उन राज्यों के मुख्यमंत्री, उन राज्यों के गवर्नर, और जो 3 मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि उनके उसमें सदस्य के रूप में, मेंबर के रूप में 3 मेंबर जो है उनको मनोनीत करता है। वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ध्यान रखिएगा कि द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये उसमें होते हैं, लेकिन सदस्य के रूप में नहीं, सदस्य के रूप में नहीं। ठीक है, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको गलत किया होगा। तो ये ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन बनाया गया था ये, तो इसमें जो है इसका सही आंसर होगा 1, 2 एंड 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए बेटा, यहां पे डिलिमिटेशन कमीशन की बात की गई। डिलिमिटेशन कमीशन का मतलब क्या होता है? परिसीमन आयोग। ठीक है, मतलब देखो क्या होता है, हमारे यहाँ जो निर्वाचन क्षेत्र होता है, हमारे यहाँ जो निर्वाचन क्षेत्र होता है, निर्वाचन क्षेत्र का मतलब क्या होता है? निर्वाचन क्षेत्र का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी जो आपका निर्वाचन क्षेत्र होता है। तो क्या होता है, जब भी कोई जनगणना होती है, जब भी कोई सेंसस आता है, तो सेंसस के 10 साल के बाद सेंसस होता है, तो सेंसस के बाद पॉपुलेशन बढ़ जाती है। जनगणना के बाद पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तो उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन होता है और वो डिसाइड करता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी होगी। वही काम डिलिमिटेशन कमीशन करता है, उसी को बोलते हैं परिसीमन आयोग। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशंस हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023।
तो देखो बेटा 1951 में क्या हुए थे, जनगणना हुई थी, 52 में डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था। वैसे ही 61 में जनगणना हुई थी, 62 में डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था। 71 में सेंसस हुआ था, 72 में डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था। फिर उसके बाद 2001 में जनगणना हुई थी, सेंसस हुआ था, और 2002 में डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था। तो अब तक कितने डिलिमिटेशन कमीशन बनाए गए? 4। अब तक कितने डिलिमिटेशन कमीशन बनाए गए? 4 डिलिमिटेशन कमीशन अभी तक सेटअप किए जा चुके हैं। देखिए, जो आपकी 8वीं अनुसूची है, आपको पता होगा आपका 8th शेड्यूल है ना? तो 8th शेड्यूल में क्या दिया है? सबको पता होगा क्या दिया गया है। मुझे मैसेज करके बताएंगे क्या दिया है उसमें। आप लोग मैसेज करके मुझे बताएंगे क्या दिया गया उसमें बेटा, सभी लोग। 8th शेड्यूल में 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? 8वीं अनुसूची में उसमें क्या दिया गया? तो आप सबको पता होगा कि 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस की बात की गई है, लैंग्वेजेस दी गई हैं। और यहां पे जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है वो ये क्वेश्चन पूछा गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 अमेंड्स द 8th शेड्यूल। आंसर ऊपर ही दिया गया है, ठीक है, आंसर तो ऊपर ही दिया गया था कि 8वीं अनुसूची 8th शेड्यूल, ठीक है, टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस, कौन सी लैंग्वेज इंक्लूड की गई। तो बेटा जो 8वीं अनुसूची है उसको जो 8th शेड्यूल है उसको ध्यान से पढ़ना है, कौन कौन सी लैंग्वेज दी गई हैं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेज थी, बाद में कौन कौन से अमेंडमेंट किए गए, कौन कौन सी लैंग्वेज उसमें जोड़ी गई। तो इसमें पूछा क्या 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से कौन से जोड़ी गई। तो ये कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई, ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई। तो ये जो है कौन सा अमेंडमेंट है? 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है, पॉलिटी का मतलब क्या होता है। पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में भी हमको पढ़ना है। पॉलिटिकल पार्टीज के फाउंडर कौन कौन से हैं, इसको हम थोड़ा चाहे तो हम इसको हिस्ट्री से भी जोड़ सकते हैं, बट इसको पॉलिटिकल साइंस से भी जोड़ सकते हैं, पॉलिटी से भी जोड़ सकते हैं। तो इसमें देखेंगे तो इसमें सही आंसर है, भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर थे वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के जो लीडर थे वो थे जगजीवन राम। तो ये दोनों सही हैं, ठीक है। सोशलिस्ट पार्टी में अगर आप देखेंगे तो जयप्रकाश नारायण थे, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो स्वतंत्र पार्टी है ये थी राजगोपालाचारी के। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? ओनली 2। तब ये सही है और ये सही है। इसे लास्ट ईयर की क्वेश्चन पेपर देखने से आपको एक तो ये समझ में आता है कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। इनको सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और अब देखेंगे आप, एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है ये 94 नंबर क्वेश्चन है। देखिए आप, मेरे पास जो मैं हम लोग सेट सॉल्व कर रहे हैं, ये सेट बी है। यूपीएससी का जो सेट है वो सेट बी है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सेट बी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल फैक्ट्स हैं। आपने इसमें कभी भी अगर आप पॉलिटी को पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो भाग हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट्स हैं कि कौन से पार्ट्स में क्या क्या चीजें दी गई हैं, कौन से भाग में कौन कौन सी चीजें दी गई हैं, एक बार अगर हमको वो पता है तो आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब इसमें देखो सीधा सीधा दिया गया है कि पावर्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज आर गिवन इन पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्ट 9A, ठीक है, पार्ट 9A में क्या है? म्यूनिसिपैलिटीज की बात की गई है, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज की बात की गई। उसके बाद देखेंगे कि भाग जो है, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन कौन से पार्ट में है? इमरजेंसी प्रोविजन जो है कौन से पार्ट में है? कौन से पार्ट में है? बताएंगे जरा मुझे मैसेज करके, इमरजेंसी प्रोविजन कौन से पार्ट में?
उसके बाद फिर देखो ये बताया गया है, क्या ये सही है? मुझे बताइए पार्ट 20 में क्या दिया गया? 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 ये बहुत इजी है, ये तो आप बता ही सकते हैं मुझे कि इमरजेंसी भाग कौन से उसमें दिए गए हैं, इमरजेंसी प्रोविजन कौन से पार्ट में है, उसके बाद संशोधन प्रक्रिया कौन से पार्ट में, संविधान की संशोधन प्रक्रिया कौन से पार्ट में है। ठीक है, पार्ट 18 में क्या है? वेरी गुड, एकदम सही है। पार्ट 18 में क्या है? आपने लिखा तो है नहीं बेटा, पार्ट 18 में क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट हैं, स्टार्टिंग में जो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 3 में क्या है, एक बार अगर आप ये याद रखेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, तो इमरजेंसी प्रोविजन दिए गए। उसके बाद पार्ट 20 में क्या है? पार्ट 20 में क्या दिया गया है? तो पार्ट 20 में क्या दिया गया है बताएंगे आप जरा? तो ये मुझे बताइए क्या सही है? तो ये तीनों ऑप्शन सही है, ये तीनों ऑप्शन सही है। देखो आप 94 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, नगर पालिकाओं की शक्तियां संविधान के भाग 9 में दी गई, सही है। आपात संबंधी आपात इमरजेंसी प्रोविजन किसमें दिए गए? भाग 18 में दिए गए। संविधान संशोधन के प्रावधान किसमें दिए गए? भाग 20 में दिए गए। सही है, तीनों सही है। एक बार पता है तो इसमें फैक्ट से तुरंत कर सकते हैं आप। चलिए एक ये क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 95 जो है, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहले हम इसको हिंदी में देखते हैं और हिंदी के बाद फिर जो है इसको हम इंग्लिश में देखते हैं। अभी देखिए, आपने देखा होगा जो 7वीं अनुसूची है, 7 शेड्यूल, क्योंकि हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है, तो हमने क्या किया, हमारे जो प्रोविजन है, ठीक है, हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो कुछ यूनियन के पास हैं, कुछ स्टेट के पास हैं, कुछ दोनों के पास है। ऐसे हमने अपने 7 शेड्यूल में क्या किया, डिवाइड किया। तो अब हमें बहुत सारे, मैंने हमेशा क्लास में बताया हमें क्या करना है, इनको समझना है। लेकिन देखो कितना क्वेश्चन घुमा के पूछा है, ये सोचने की बात है। अब देखो इसमें क्या पूछा है, हिंदी वाले स्टूडेंट को बड़ी तकलीफ होगी, बड़ी दिक्कत होगी, नहीं समझ सकता हो। इसमें लिखा है अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। एक कॉमन सेंस की बात है बेटा, कभी भी अगर कोई 2 राज्यों से रिलेटेड मैटर है तो वो स्टेट लिस्ट में कैसे आ सकता है? वो क्या हो रहा है, ये क्या बोल रहा है, इंटर स्टेट रिलेशन की, इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स की बात कर रहा है। एक सब्जेक्ट में कैसे हो सकता है, स्टेट सब्जेक्ट में कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है भाई। अगर कोई ऐसा मामला है जो 2-3 लोगों के बीच में है तो वो तो यूनियन के पास चला जाएगा, स्टेट का पर्सनल कैसे रहेगा? क्या बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ पे कॉमन सेंस है कि अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अधीन एक राज्य सब्जेक्ट है, नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं। इंग्लिश में देख लो आप इसको, इंग्लिश में ही देख लो आप, क्या बोला गया, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट्स अंडर द स्टेट लिस्ट। पॉसिबल ही नहीं हो, वो कैसे भी पॉसिबल नहीं है, गलत है वो। फिर दूसरा क्या बोलता है, इंटर स्टेट माइग्रेशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। भाई एक आदमी एक राज्य से दूसरे स्टेट में जा रहा है, माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? माइग्रेट करना। एक जगह से दूसरी जगह में अगर जा रहा है तो ये 2 राज्यों का मामला बन गया ना, 2 राज्यों का मामला बन गया। तो सीधी जब इंटर स्टेट की बात हो जाएगी तो वो मैटर चला जाएगा स्टेट सब्जेक्ट में, हो ही नहीं सकता है, वो राज्य सूची में हो ही नहीं सकता। ठीक है, तीसरा क्या बोल रहे हैं, इंटर स्टेट क्वारंटाइन इज ए यूनियन सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट। अरे यूपीएससी, ये क्या हो रहा है? क्या आपने सुना कि जब कोरोना आया था तो कोरोना की बात चल रही थी, क्वारंटाइन, कितने दिन क्वारंटाइन करना है। देखो हमने कौन सा सब्जेक्ट यूज किया, कौन सा टर्म यूज किया, क्वारंटाइन। ठीक है, इंटर स्टेट क्वारंटाइन इज अ यूनियन सब्जेक्ट्स।
तो इंटरस्टेट क्वारंटाइन किसमें होगा? इंटरस्टेट क्वारंटाइन, कोरोना के समय का शब्द याद रखो, क्वारंटाइन इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट। एकदम सही है, ये सही है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ता आपको तो ये क्वेश्चन हो सकता था, इसमें कॉमन सेंस की जरूरत थी। बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं आप कितना ही पढ़ लो, कॉमन सेंस की जरूरत पड़ती है एग्जाम में पढ़ते पढ़ते। क्या सही है? और कॉर्पोरेशन टैक्स इज ए स्टेट सब्जेक्ट्स अंडर द स्टेट लिस्ट। कॉर्पोरेशन टैक्स हो ही नहीं सकता स्टेट लिस्ट, है ही नहीं, ये है ही नहीं उसमें। तो इस तरीके से जो है हमारा 95 नंबर जो क्वेश्चन है ये हमने आपके सामने रखा। अब देखिए, यूपीएससी पिछले कई साल से एक आर्टिकल के पीछे पड़ गया, पता नहीं क्यों, और वो आर्टिकल 21। पता नहीं क्या इंटरेस्ट आर्टिकल 21 में यूपीएससी। पिछले बार उसने पूछा था राइट टू मैरी कौन से आर्टिकल में आता है, तो शादी करने का अधिकार कौन से आर्टिकल में आता है, तो हमने क्लास में डिस्कस किया था आर्टिकल 21। आपको याद आ रहा है? देखो, ज्यादातर जो आर्टिकल हैं फंडामेंटल राइट्स में वो सब कैसे हैं? स्टैटिक हैं। जितने भी आर्टिकल आप देखेंगे स्टैटिक है, इसमें थोड़ा डायनेमिक चीजें, डायनेमिक होने का ज्यादा से ज्यादा जो डायनेमिक होने का पोटेंशियल है वो आर्टिकल 21 में। आजकल हर चीज आर्टिकल 21 में आ रही है। राइट टू फूड आर्टिकल 21, आपको याद है? अभी क्लाइमेट चेंज से जो डैमेज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज से जो नुकसान हो रहा है, उसके लिए भी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया कि क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट भी ह्यूमन व्यक्ति को क्या है, फंडामेंटल राइट है। ऐसा भी हाल में डिसीजन आया ना सुप्रीम कोर्ट का क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। तो सुप्रीम कोर्ट हर चीज को क्या डिक्लेयर कर रहा है? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट कौन से आर्टिकल में? 21 में। पिछली बार भी पूछा था राइट टू मैरी कम्स अंडर विच आर्टिकल? 21। इस बार फिर से पूछ लिया। इसमें पूछा है राइट टू प्राइवेसी की बात की है, ठीक है। एक आपको पता होगा कुत्तू स्वामी करके एक केस आया था, हमने कई बार डिस्कस किया है। कुत्तू स्वामी 2017 में राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड है, निजता का अधिकार, ठीक है। तो निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 21 में आता है। राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर विच आर्टिकल? निजता का अधिकार, हमारी प्राइवेसी का अधिकार कौन से अनुच्छेद में? आर्टिकल 21 में, ठीक है ना। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है भाई, एकदम सिंपल क्वेश्चन। चलिए, यहां पे एक जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखो, ये यूपीएससी का एक बहुत बड़ी परंपरा है, ये आप मान के चले कि जब भी कोई न्यूज़पेपर पे रहती है तो या तो वो डायरेक्टली उसके बारे में पूछ भी सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कभी कभी ये भी पॉसिबल है कि उससे रिलेट करके उसका कॉन्सेप्ट पूछ सकता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। तो आपको पता होगा एक मुद्दा चला था महुआ मोइत्रा का। अभी क्या मैटर था? पैसे लेके क्वेश्चन पूछना पार्लियामेंट में। तो ये मैटर काफी चला था। तो इससे रिलेटेड जो कमेटी होती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं एथिक्स कमेटी, ठीक है। पहले मैं आपको इसको हिंदी में दिखा देता हूं, फिर मैं आपको इंग्लिश में समझाऊंगा, ठीक है। आचार समिति, आचार समिति का मतलब क्या होता है? आचार समिति का मतलब होता है कि इसको बोलते हैं एथिक्स कमेटी।
तो एथिक्स कमेटी के बारे में क्या सही है? प्रारंभ में यह एक तदर्थ समिति थी, ठीक है, एडॉक कमेटी। तो सही बात है, 2002 से जो है ये क्या है, एडॉक कमेटी। मैंने आपको पढ़ाया था कि 2 प्रकार की कमेटी होती है। कौन कौन सी बताई थी मैंने आपको, याद है आपको? एडॉक कमेटी, दूसरी कौन सी बताई थी? स्टैंडिंग कमेटीज बताई थी आपको। आप थोड़ा पार्लियामेंट्री कमेटीज के बारे में देखो, तो ये वाला जो ऑप्शन है, बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए पार्लियामेंट्री कमेटीज के बारे में। जब आप पढ़ते हैं पॉलिटी में, पार्लियामेंट्री कमेटीज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे ये एकदम सही है। दूसरा ध्यान रखना कि केवल कोई भी जो मैटर शिकायत का होता है, केवल कोई लोकसभा का सदस्य ही किसी लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है। जो महुआ मोइत्रा है, इनके बारे में ऐसा ही है। उस एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं कि केवल कोई लोकसभा, अगर ऐसा कोई अनैतिक कार्य हो रहा है, उसकी कंप्लेंट कौन कर सकता है? केवल लोकसभा का सदस्य ही कर सकता है। सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है। उसके बाद वह समिति किसी ऐसे मामलों पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायाधीन है। क्या मतलब होता है कि कोई समिति ऐसे मैटर पे कंसीडर नहीं करेगी जो कोर्ट के अंडर में है, या कोर्ट में उसकी प्रोसीडिंग चल रही हो, कोर्ट में पेंडिंग हो मैटर। जब कोई मैटर कोर्ट में पेंडिंग होता है तो उसमें क्या नहीं कर सकती, समिति विचार नहीं कर सकती। तो तीनों सही है, देख लीजिए एक बार आप। Which of the following statements about the ethics committee in the Lok Sabha are correct? तो क्या होगा एथिक्स कमेटी के बारे में? इनिशियली इट वाज एन एड हॉक कमेटी, ठीक है। ओनली अ मेंबर ऑफ द लोक सभा कैन मेक अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ अ मेंबर ऑफ द लोक सभा, सही है। दिस कमेटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जुडिस। अगर कोई मैटर कोर्ट के सामने है तो उसके मामले में क्या बोलते हैं, ये कमेटी कुछ नहीं कर सकती, ये कमेटी विचार नहीं कर सकती। तो तीनों ऑप्शन इसमें 1 2 3 सही है। क्या समझ में आया? समझ में यही आया कि आप पॉलिटी कितना भी पढ़ते रहो, कितना ही पढ़ लो, जब तक आप क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन नहीं करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन, मनी बिल वाला क्वेश्चन तो पहले आया था, एक ऑप्शन उसमें नया बना दिया था बस। एक क्वेश्चन तो पहले से ही पूछा गया। और हमने देखा कि जैसे एथिक्स कमेटी का क्वेश्चन है, एथिक्स कमेटी काफी चर्चा में थी, क्वेश्चन बनाया उन्होंने, कॉन्सेप्ट पूछा उसका। यूपीएससी क्या चाहता है? ये चाहता है कि आपको एक स्टैटिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए सब्जेक्ट्स की, और स्टैटिक नॉलेज के साथ साथ जो है आज उसके बारे में क्या चल रहा है उसकी एक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। जब तक आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप ये पेपर सॉल्व नहीं कर सकते। पॉलिटी का सबसे अच्छा रूल क्या है? पॉलिटी का सबसे अच्छा रूल बेटा मैं आपको बताऊं, बहुत सारी चीजें मेरी आप ध्यान रखो। सब लोग जब भी पॉलिटी पढ़ते हैं तो बोलते हैं लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ो, बहुत अच्छी लक्ष्मीकांत की किताब है, सब लोग उसी को पढ़ते हैं, सब लोग उसी को रिकमेंड करते हैं। मैं भी बोलता हूँ हाँ सही किताब है, उसमें क्या दिक्कत है? किताब तो कोई बुरी थोड़ी नहीं होती है, किताब तो सभी अच्छी होती है, किताब कोई बुरी नहीं होती। अब कोई किताब अच्छी कैसे होती है? उसमें कितना अच्छा इंफॉर्मेशन दिया है, कितना सिंपल तरीके से दिया गया है, कितनी चीज़ों को ठीक से कलेक्ट किया गया है, तभी तो बुक बोलते हैं ना बहुत अच्छी बुक है, खरीद लो, पढ़ो जरूर अच्छे से। मेरा अपना मानना ये है कि मान लिया अगर कोई फ्रेशर स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनो, अगर कोई फ्रेशर है और वो पॉलिटी पढ़ना चाहता है और मैंने उसको बोल दिया ऐसा करो लक्ष्मीकांत की किताब ले लो और कर दो स्टार्ट शुरू से लेके एंड तक, तो बेचारा पढ़ता तो जाएगा लेकिन अपने बाल नोच लेगा। क्यों नोचेगा? इसलिए नोचेगा क्योंकि आप उसमें चीजें तो दी गई हैं लेकिन वो उसको इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, वो इतनी जल्दी समझ नहीं पाएगा। उसको जरूरत है किसकी? अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं बुक के अगेंस्ट नहीं हूँ,
लेकिन जो उसमें कलेक्शन है, जो उसमें फैक्ट्स दिए गए हैं, जिस तरीके से चीजें दी गई हैं, वो मल्टीपल टाइम, वो किसके लिए अच्छी है? वो ऐसे स्टूडेंट के लिए अच्छी है जिसने कई बार पॉलिटी को अच्छे से पढ़ा हो, कई बार पढ़ा हो, मल्टीपल टाइम पढ़ा हो, और फिर उसको रिवीजन करता हो, तो उसको पूरी किताब समझ में आएगी, तो रिवाइज ठीक से कर सकता है। ये मैं कहना चाहता हूं। और नए स्टूडेंट उसी को थाम के बैठ जाते हैं, फिर उनको थोड़ी देर में सर दर्द होता है, हेडेक होता है उनको। तो मेरा एडवाइस ये है कि पॉलिटी के तैयार करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? पॉलिटी के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले एक सिंपल तरीके से पॉलिटी को पढ़े, सिंपल तरीके से। देखो, कोई भी नोट्स, कोई भी बुक, अगर वो बहुत फैक्चुअल है, आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाए। लेकिन मैंने आपको जो बुक सजेस्ट की है वो बहुत इफेक्टिव है, उसके लिए आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, उसमें तो बस सीधा सीधा सब समझ में आता चला जाता है, हर टॉपिक। उसमें एक चीज की जरूरत है, क्या? एक तो उसमें आपको करंट अफेयर्स चाहिए, दूसरा उसमें टीचर का एक एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, टीचर की तरफ से कॉन्सेप्ट चाहिए। तो मैं तो आपको पढ़ाई देता हूँ भाई, क्लास में तो मैं आपको समझाता ही हूँ, ऐसा तो है ही। तो क्लास में मैंने समझा दिया, करंट अफेयर्स मैंने अपडेट कर दिए, हमने लास्ट ईयर की PYQs कर दिए, तो हमारा काम बन गया। क्या पॉइंट समझे आप? मतलब मैंने आपको जो बुक भेजी है, मैंने आपको जो नोट सजेस्ट किए हैं, उसमें कुछ नहीं है। जो स्टूडेंट 4-5 साल से पॉलिटी पढ़ रहा होगा, उस पॉलिटी को आप 2-3 महीने में ही कंप्लीट कर सकते हैं। फिर उसमें जरूरत क्या होगी? एक्सप्लोर करने की जरूरत पड़ेगी आपको। खाली एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है? एक्सप्लोर का मतलब होता है और डेप्थ में जाना। जब स्टूडेंट नया नया तैयारी करता है तो उसको बेसिक की जरूरत होती है, बेसिक की, और हर चीज उसको आना चाहिए, हर चीज, ये कहाँ पे, वो कहाँ पे, ये सब, वो सब आपका कवर हो जाएगा। पर थोड़ा सा इन डिटेल उसको, और हर टॉपिक को थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा एक्सटेंड करना है। वो काम तो मैं क्लास में करता ही हूँ। और उसके बाद उसमें करंट अफेयर्स का अपडेट, तो हो गया ना आपका प्रिपरेशन, जो बेटा। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मुझसे पूछते हैं कि सर फिर भी जो मेरे पास कोचिंग नहीं करते हैं, वो पूछते हैं कि सर आप एक बुक बता दो मुझे कोई। तो मेरे पास, मैं सभी बच्चों को बताता हूँ कि देखो, एक बुक है, वो बुक है, ये वाली बुक है, ठीक है। इस बुक का नाम है, आपको लेनी नहीं है, बट मैं सिर्फ बता रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो बुक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, अच्छी है, थोड़ा मतलब फ्लो अच्छा है, मतलब डिटेल बहुत कुछ है, अच्छा है, अपडेटेड है, डिटेल में पढ़ने में थोड़ा मजा आता है। लेकिन ये उसके लिए बहुत अच्छी है जिसने एक बार बेसिक कर लिया सारी चीजें, फिर उसको चुटकियों में बुक समझ में आएगी। अब आप सोचो कि इस बुक को हम स्टार्टिंग में लेके पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ये 2 साल तो खत्म नहीं होने वाली है, ठीक है। इसलिए जो मैंने आपको बताया वही सही है। और उसके बाद फिर आप जब ये बुक पढ़ेंगे तो आपको एक डेप्थ नॉलेज हो जाएगा। और उसके बाद सबसे रामबाण बुक है, सबसे बेस्ट बुक है, हाँ, तो ये सबसे बेस्ट बुक मानता हूँ। और सबसे अच्छी रिवीजन के लिए वो है DD बसु। DD बसु एक बुक है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए आती है। लेकिन ये बुक भी तभी पढ़ना चाहिए जब आपको सब कुछ समझ में आ जाए। फिर आप ऐसा समझ लो, जब आप जा रहे हैं प्रिपरेशन करने के लिए, फिर इस बुक को आप अच्छे से पढ़ो जब आपकी सारी प्रिपरेशन हो जाए। तो ये बुक का नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, DD बसु, दुर्गा दास बसु, DD बसु। तो अगर आपने ये तब पढ़े आप जब मैं आपको रिकमेंड करूं, जब आपको लगता है कि नहीं, बहुत अच्छे से अपनी स्पेशलिटी कह सकते हैं कि हर क्वेश्चन होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। और ये पढ़ने के बाद आपकी इतनी मैच्योरिटी आ जाएगी, फिर आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। देखो, आप कितना भी पढ़ते रहें, जब तक आप क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको वो कह सकते हैं क्वेश्चन गलत होंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। जैसे जैसे आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते जाएंगे, आपके एक एक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। कहते हैं सफाई, जैसे हम ड्राइविंग करते हैं, जब हम ड्राइविंग करते हैं, आप लोग शायद चलाते होंगे गाड़ी वगैरह, तो हम जब 1-2 बार ड्राइविंग करते हो तो हमको उतनी क्लैरिटी नहीं होती है, हमसे बहुत सारी मिस्टेक्स होती है। लेकिन हम धीरे धीरे सीखते जाते हैं, हमें धीरे धीरे क्लैरिटी आती जाती है कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। ये एक्सपीरियंस होता है ना, क्यों बेटा? वैसे ही जैसे जैसे आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, तो
तो आपको अपने आप एक्सपर्टी आती जाएगी। और सीधी सी बात है, जैसे जैसे आप काम करोगे, मेरा काम क्या है, आपको गलतियां नहीं करने देते। जो दूसरे लोग करते हैं वो भी गलतियां आप करें तो क्या फायदा है। इसलिए मैंने जो चीज़ों को आपको सजेस्ट किया है, बताया है, हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। इस लेक्चर का जो ऑब्जेक्ट था मेरा यही था कि मैं आपको वो समझा पाऊँ, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हमको कैसे पढ़ना है, कैसे हमें डील करना है, इसलिए हमने ये लेक्चर लिया। तो हम दूसरे सेगमेंट में भी जो है, हम दूसरा सेगमेंट भी सॉल्व करेंगे, जैसे IR का भी करेंगे, साइंस टेक का भी करेंगे। तो कम से कम एक सब क्वेश्चंस के बारे में आपको, एक GS के बारे में पूरा एक आपको आइडिया लगेगा। तो एक सेगमेंट हम फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है, शुरू किया जाए।